एक बात भी उनमें से निकल के आई कि एक बार एक पंडित जी के पास कोई आदमी आया, तो बड़ा परेशान था। वो कह रहा था, यार मैं बड़ा परेशान हूँ, तो ऐसा ऐसा कोई गवर्नमेंट का केस ये वो चल रहा है मेरे पर, गवर्नमेंट पीछे है, मैं ये वो। पंडित जी तो बेचारे शुद्ध आत्मा थे। तो एक ज्योतिषी का मत कर्म होता है कि उसको इससे मतलब नहीं होता कि मेरे पास कौन आया, जो आया वो एक आशा लेकर के आपके पास आया, तो उसका उसको प्रोटेक्शन देना आपका कर्तव्य बनता है। तो पंडित जी ने उसको कुछ उपाय बोले कि आप ये लो और ये उपाय कर दो। तो उसने बोला, पंडित जी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं करूंगा कैसे? फिर उन्होंने उसको बोला कि तुम ऐसे करो, डंडी वाली लाल मिर्च लो और इसको जाके पानी में बहा दो। उसने ऐसा ही किया, डंडी वाली मिर्चें ली, लाल पानी में बहा दी, और उसका जो कोई इशू था वो इशू उसका दूर हो गया। उसका चार्ट देके बताया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जिसको प्रॉब्लम उठा के डंडी वाली जो मिर्चें हैं वो पानी में डाल दे और कल को कोई दिक्कत हो तो फिर बोले आपने बोला था। मैं इसका कोई वो नहीं लेता है जिम्मेदारी, क्योंकि उन्होंने उसका चार्ट देख करके उसको बताया था कि आप ये लाल मिर्चें पानी में डाल दें। तो लाल मिर्च जब डाली, तो वो मिर्च जब उसने डाली तो मिर्च उससे दूर, पानी उसको दूर बहा के ले। चंद्रमा क्या है? पानी, जल है, शांति प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो वो पानी उसको बहा के दूर ले गया और उसका जो गवर्नमेंट का जो इशू था वो सॉल्व हो गया। इसी तरीके से शुद्ध जल जो है वो बहता हुआ पानी है, वो 4 नंबर है, कैंसर साइन। अब कैंसर साइन जहां पर भी आपके चार्ट पर पे होगा, वहां पर उस एरिया को लेकर के आप टिक करके नहीं बैठ पाओगे। मान लीजिए किसी का कैंसर लगन ही है, चंद्रमा कैंसर राशि के अंदर है, तो आप उस आदमी को बोलो कि भैया यहाँ टिक करके बैठ जाओ, वो नहीं बैठ पाएगा। 1-2 घंटा बैठेगा, उठ के चल देगा। कैंसर लगन 4th हाउस के अंदर है, उसको बोलो घर पे बैठ जाओ, वो घर पे टिक ही नहीं पाता। नहीं नहीं, बाहर चलते हैं, चलते हैं, घर में अच्छा नहीं लग रहा। तीसरे घर में कैंसर राशि आपकी पड़ी है, तो आपके विचार देख लो आप, पल में ऐसे पल में कैसे। तो 4 नंबर राशि आपकी 7th हाउस के अंदर है, तो अपने पार्टनर को आप देख लो, उसके इमोशंस रिलेशनशिप को लेकर कितनी दफा चेंज होते हैं दिन के अंदर, एक दिन के अंदर ही। तो ये 4 नंबर राशि। लेकिन इमोशंस जो है वो क्लियर इमोशंस है, उसमें कोई बैड इफेक्ट नहीं होता जब तक कि वो अफ्लिक्टेड ना हो। उसमें कोई शनि आके बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, ठीक है, मंगल बैठ गया, तो ये 4 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वो जल है जो पृथ्वी के नीचे है। नीचे मतलब गंदा जल इसको बोला गया है। आजकल आपने देखा होगा कि जैसे हम सबके घर में गटर के पाइप होते हैं, ड्रेनेज ड्रेनेज इश्यू जिसको बोलते हैं, तो वो जो है वो गंदा पानी वो है जो गटर का पानी है। उसमें से हमेशा बदबू आती है, खुशबू कभी नहीं आती, ठीक है। 8वें घर को समुंदर भी बोला गया है। समुंदर के पार 8वां घर ही गिना जाता है। तो 8वां घर जो पानी है, गंदा पानी, मतलब इसके जो थॉट प्रोसेस है वो इतने क्लियर नहीं है, या ये अपने जो थॉट प्रोसेस होता है उसको दिखाने में टाइम लगाता है, स्टोर करता रहता है अपने अंदर, फिर एकदम से धमाके से फटता है ये, फिर उसकी वाणी वगैरह सब बिगड़ जाती है, उसको पता नहीं सामने कौन है कौन नहीं है। ये वृश्चिक राशि है, गंदा जल। मीन राशि जो है, मीन राशि है वो जो आकाश का पानी है, जो बादल के थ्रू गिरता है, जो कि बिल्कुल प्योर होता है, वो मीन राशि है। मीन राशि बारिश का पानी। आप लाल किताब में बोलते हैं कि ये घर है तो अपने छत से बारिश का पानी रखें। अब क्यों बोला गया है ये तो पता नहीं, लेकिन 12वां बारिश का पानी का मतलब है कि आपका विश्वास कैसा है। 12th हाउस या मीन राशि आपके विश्वास को दर्शाती है। जैसे छठा हाउस मैंने आपको बोला था खेती बाड़ी का हाउस है,
आजकल तो बड़े इक्विपमेंट आ गए, ट्यूबवेल लग गए, ये हो गया। कोई टाइम था जब ट्यूबवेल वगैरह नहीं थे। तो जब किसान किसानी करता था, बीज बोता था, तो वो आसमान की तरफ देखता था कि भैया बारिश कब आएगी। भरोसा था कि बारिश आएगी और मेरी फसल जो है वो बढ़ेगी। ये आसमान का वो है। अब 12वां साइन अगर आपका खराब है तो आपका भरोसा डगमगाता रहेगा। जब मीन राशि खराब है तो आपका भरोसा डगमगाता रहेगा। भृगु नंदी नाड़ी में बोला गया है, अगर आपको अपनी पास्ट लाइफ देखनी है तो 12th हाउस देख लीजिए। वो आपकी इमीडिएट पास्ट लाइफ थी एज ए ह्यूमन, किसी और की वजह से नहीं। जब भृगु नंदी नाड़ी का सूत्र है तो 12वें घर यही दिखाता है, विश्वास। कितना विश्वास आपका तगड़ा है, कितना विश्वास आपका झूठा है, ये ऐसे तत्व हैं। तो ये तो मैंने आपको दी है उन तत्वों की परिभाषा। अब आगे जाने से पहले किसी को कोई चीज अगर समझ में नहीं आई तो वो मुझे पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। या आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहे तो। कोई पूछना चाहता है, क्योंकि सवाल कोई है किसी का इस बारे में? आप सुन भी रहे हो या सिर्फ मैंने पहले बोला था कि ऐसा लगता कि जैसे मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, सीरियसली बहुत अच्छा। इतना सरल और इतना एक्यूरेट एक्सप्लेन किया है कि इतनी इंफॉर्मेशन से ही हम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन कर सकते हैं या उपाय कर सकते हैं, बिल्कुल। या प्रॉब्लम को मतलब समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है और किस घर के रिलेटेड हो सकती है। थैंक यू सर। ये आपको पढ़ने में कहीं से नहीं कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी क्लासिक में इसको इस तरह से डेसिफर नहीं किया गया। ये सिर्फ मेरे सोचने का तरीका है, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा। लेकिन ये आप जो देख रहे हो पीछे मेरा कमरा है, ये 3 साल से मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलता। निकलता कब हूँ? जब मेरे को कोई जरूरी काम होता है, नहीं तो मैं इस कमरे में रहता हूँ। सिर्फ सोचता हूँ बस, पढ़ता हूँ, सोचता हूँ। चलिए अब चलते हैं आगे। कुंडली के 12 भाव। 1 4 7 10 को बोला गया है केंद्र स्थान। 1 5 9 को बोला गया है त्रिकोण। अब 1 4 7 10 को केंद्र स्थान बोला गया है, ये बलि स्थान है, इसको विष्णु स्थान बोलते हैं। और जो केंद्र स्थान है और जो त्रिकोण है 1 5 9, इसको बोला गया लक्ष्मी स्थान। अब सीधी सी बात ये है कि जिनका भी 1 5 9 लगन होगा या 2 6 10 लगन होगा, उनको उस तत्व से संबंधित लाइफ में कभी कमी नहीं आएगी। मतलब 1 5 9 अग्नि तत्व है, इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इनिशिएटिव लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, इनिशिएटिव लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, इनिशिएटिव लेते रहेंगे। क्योंकि ये तीनों मित्र हैं आपस में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी। तो ये तीनों मित्र हैं आपस में। 1 4 7 10 को बोला गया है विष्णु स्थान। अब अगर आप देखोगे भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए? 1 को मैं नहीं लूंगा, क्योंकि 1 जो है वो केंद्र स्थान भी है, वो त्रिकोण स्थान भी है, ठीक है। तो भगवान विष्णु ने जितने अवतार लिए उसमें से किसी भी अवतार में उनकी लाइफ आप देख लो, उतार चढ़ाव वाली रही है, ठीक है। तो 1 4 7 10 ये आपस में शत्रुता निभाते हैं। अब काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि पहला घर,
चतुर्थ घर चंद्रमा का है, जहां पर मंगल नीच का हो जाता है। मंगल फायरी ग्रह है, चंद्रमा वाटरी प्लैनेट है, तो यहां पर इमोशनल सेटबैक, आपस में मित्रता नहीं है तत्व वाइज। मंगल अग्नि तत्व है, लिब्रा वायु तत्व है, तो ये आग को भड़का देता है, दोनों मित्र हैं आपस में। लेकिन चंद्रमा और, हम इसको सीक्वेंस में लेंगे, चंद्रमा और लिब्रा शुक्र आपस में शत्रु हैं, शुक्र और शनि आपस में शत्रु हैं। ये चारों तत्व अलग अलग आते हैं। मेष राशि क्या है आप देख लो, अग्नि तत्व की है। 4 नंबर की राशि क्या है, जल तत्व की है। और 7 नंबर राशि वायु तत्व की है। 10 नंबर राशि पृथ्वी तत्व की है। इसको आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? पहले मैं इसको ये पूछना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ एस्ट्रोलॉजर डी सविता सेठी को समझ में आ रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा। अब देखिए, आपको देखना हो आपको जिंदगी में परेशान कौन करेगा, तो जो भी राशि आपके 3rd हाउस में चली गई, जो भी ग्रह आपके 3rd हाउस में चला गया, वो इंसान आपके साथ या आप दुश्मनी निभाएगा, या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या आपको उसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करे ना करे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्यों? इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक और आगे चलते हैं। 9 ग्रह, 9 ग्रहों में 2 ग्रुप बनते हैं। एक में आता है मंगल, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति और बुध। बुध दोनों तरफ ही आता है, बुध को उन्होंने बोला है कि दोनों तरफ ही बुध रहेगा, डिपेंडिंग उनके बुध कैसा है, अच्छा है या बुरा है। अच्छे ग्रह के साथ बैठा है तो अच्छा फल देगा, बुरे के साथ बैठा तो बुरा फल देगा। दूसरा ग्रुप बनता है शनि राहु, सूर्य चंद्र गुरु शुक्र, सॉरी, सूर्य चंद्र गुरु और शुक्र, ये 4 सौम्य ग्रह हैं। मंगल शनि राहु केतु ये 4 अलग हैं। 8 9वां बुध है, जो मैंने आपको बताया, जो बीच में सेंटर में रहता है। वो डिपेंड करता है कि किस राशि में है, किस ग्रह के साथ है, तो वैसे ही वो बिहेव करता है। तो मंगल, ये चारों आपस में दुश्मनी रखते हैं, 4 इधर 4 इधर। ये जो 4 हैं ये सौम्य ग्रह। सूर्य को पापी ग्रह नहीं बोलते, सूर्य को क्रूर बोलते हैं। क्रूर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके फादर, आपकी गवर्नमेंट, आपके टीचर, अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, अगर वो आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे, तो आप भटक जाओगे। गवर्नमेंट अगर पुलिस वाले नहीं होंगे, अधिकारी नहीं होंगे, तो समाज के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को पता ही नहीं, कौन किसको मार के चला गया पता ही नहीं है, जब तक कि गवर्नमेंट का भय नहीं होगा। तो सूर्य को न सौम्य बोला गया है न पापी बोला गया है, वो क्रूर है। लेकिन सूर्य की एक हैबिट है, सूर्य जहां पर भी जाता है वहां पर वो आपको इतनी एनर्जी देता है कि आप दूसरे लोगों को गाइड कर सको। अब आप देखो, सूर्य सुबह अपने टाइम पे उगता है, 1 डिग्री का फर्क होता है, तो 4 मिनट आप देखोगे, डेली 4 मिनट का आपको सूर्य उदय और सूर्य अस्त के अंदर फर्क देखने को मिलेगा डेली। जैसे मान लीजिए सूर्य आज 6:30 बजे उदय होता है, तो कल को वो 6:34 पे या 6:26 पे उदय होगा, क्योंकि 1 डिग्री चल चुका होता है, और 1 डिग्री वो 4 मिनट की होती है। ठीक है, तो मंगल की दुश्मनी बुध के साथ है, सूर्य की दुश्मनी शनि के साथ है, केतु की दुश्मनी राहु के साथ है। ये तो एक लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं लेते, तीसरे घर की बात करते हैं। तो आपकी कुंडली में आप देखो, आपके लग्न में जो भी राशि पड़ेगी, जो तीसरे घर में जो भी राशि पड़ेगी, वो उसकी शत्रु राशि होगी। देख लो आप उठा के अपना चार्ट,
एक्सप्लेन करना हो तो मेष राशि में थर्ड हाउस में बुध पड़ेगा, दोनों दुश्मन है। टॉरस लगन के अंदर, वृषभ लगन के अंदर 2 नंबर में कैंसर साइन पड़ेगा, चंद्रमा और शुक्र दोनों दुश्मन है। मिथुन राशि के अंदर सूर्य की राशि पड़ेगी। अब सूर्य और बुध दोनों दुश्मन तो नहीं आप कह सकते हैं ना, लेकिन ये दोनों दुश्मन बुध रखता है, सूर्य नहीं रखता। वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है, मान लीजिए आपके फादर हर घंटे आप पे निगाह रख रहे हैं, जब तो आप बच्चे थे, छोटे थे, ठीक थे, समझ में आता है, कोई बात नहीं। अब आप बड़े हो गए हो, लेकिन उसके बावजूद आपके फादर आपके ऊपर पूरी कड़ी निगरानी रख रहे हैं। आप शादी होगी फिर भी फादर आपको छोड़ नहीं है, ये करना वो करना, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। एक समय आके आप तंग आ जाओगे, यार ये बाप ना ही हो तो अच्छा है, ऐसे बाप का क्या फायदा जो मेरे को जीने नहीं देता। लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप बाप को मना कैसे करोगे। आजकल की बात नहीं कर रहा, पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। आजकल तो पता ही लगता भैया, बाप ने कब बेटे को मरवा दिया और बेटे ने बाप को मरवा दिया, कुछ कह नहीं सकते। तो जब ये ज्योतिष लिखा गया उस समय की बात कर रहा हूँ। तो बुध को आप देखो, जोडियाक के अंदर भी जो चंद्रमा बुध है, जो सूर्य के बिल्कुल क्लोज है। सूर्य की तपिश जितनी बुध को भुगतनी पड़ती है उतनी कोई नहीं भुगतता। शुक्र को थोड़ी कम है, पृथ्वी को थोड़ी कम है, मंगल को और कम है, बृहस्पति को और कम है, शनि को तो बहुत ही कम है। तो वो बुध जो है वो सूर्य से दुश्मनी रखता है भैया। आप देखो पुराने जमाने में क्या होता था, बुध को युवराज बोला गया है, तो युवराज ही लोगों से बातचीत करके जो राजा के होते थे उनको मिला के अपने राजा का कत्ल कर देता था, युवराज ही। अब मेरे को पूरा तो नहीं पता है, मैं सबसे बड़ी उदाहरण आपको दे सकता हूँ औरंगजेब की। औरंगजेब ने अपने उसको फादर को मरवा दिया था, युवराज था वो। तो बुध दुश्मनी रखता है सूर्य से, सूर्य नहीं रखता। चंद्रमा के तीसरे घर में आता है वर्गो साइन, कैंसर लेकर, तो वर्गो भी उसकी दुश्मनी है। लियो के शुक्र आता है तो शुक्र और सूर्य की दुश्मनी है। वर्गों में फिर मंगल की राशि आ गई, वृश्चिक, फिर दुश्मनी है। तो मतलब आपके जो थर्ड हाउस में जो भी राशि चली गई वो आपके साथ प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, वो किसी भी वे में करेगी। अब जैसे जैमिनी राशि के थर्ड हाउस में सूर्य की राशि आती है। अब ये जरूरी नहीं है कि सूर्य ही उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जरूरी नहीं है कि सूर्य उसके फादर ही क्रिएट करेंगे। सूर्य थर्ड हाउस साथ में हो सकता है आपके घर के आसपास कोई बड़ा वो रहता हो, सरकारी अफसर, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। आपकी नॉलेज ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाए। कई लोगों के पास दिमाग ही इतना, तो लोग जेलसी करते हैं कि भैया इसकी टांग खींच के इसको नीचे कैसे करें। लियो साइन नॉलेज भी है। पड़ोसी आपके, छोटे भाई बहन आपके, नेफ्यू जो मतलब कजन होते हैं, वो आपके कहीं ना कहीं आपके साथ आपको आपसे वो या तो जेलस करते होंगे या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते होंगे। तो थर्ड हाउस आपको हमेशा, मंगल को थर्ड हाउस का कारक क्यों बनाया गया? क्योंकि मंगल क्या है? वेलर, आपके साहस का कारक है। तो इसलिए उसको थर्ड हाउस का बनाया कि आप अपने वेलर, अपने उसको यूज करिए जहां पर आपको प्रॉब्लम आती है। तो वैसे भी आप देख लो, जहां पर आपको प्रॉब्लम आती होगी आप मंगल को यूज करते ही होगे, किसी भी में करो। मंगल, दो चीजें हैं मंगल की, पुलिस भी है, गुंडा भी मंगल ही है। तो दोनों में से एक का आपको सहारा लेना पड़ता है जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो। तो ये तो हो गया चार्ट का, हो गया वायु तत्व का, हो गया। और कुछ आपके कोई सवाल, कोई जवाब, कोई पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। कोई आपका संशय हो मन के अंदर। अब जैसे ही किसी का मैसेज था, ये अभी आया था कि मेरा बुध जो है सूर्य की राशि में है, ठीक है। तो लगन चार्ट में बुध सूर्य की राशि में है।
सर थर्ड हाउस में शुक्र की राशि हो, शुक्र की राशि भाई थर्ड हाउस में 2 ही लग्नों में आएगी, या तो लियो में आएगी या बृहस्पति के अंदर आएगी। सूर्य के साथ शत्रुता है, क्योंकि शुक्र की राशि में सूर्य जाके नीच का हो जाता है। अब देख लो, और बृहस्पति की शुक्र की वैसे नहीं बनती। तो जिनका बुध था लियो राशि में सूर्य में, अब उनके अंदर कमी क्या रहेगी पता है? कमी ये रहेगी कि वो जब भी किसी को कोई ज्ञान की बात करेंगे तो उसको बढ़ा चढ़ा के करेंगे, वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास इतना नॉलेज है, मेरे को सब बात की नॉलेज है। और कई बार क्या होता है कि जब आप किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हो ना, रुकते ही नहीं है, सुनते नहीं है, बोलते जा रहे हो, तो फिर लोग आपके मुंह पे तो बेशक ना बोले, लेकिन आपसे कन्नी काटने लगते हैं कि भैया इसको मत ही छेड़ो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की राशि में जाके बुध बैठ गया है। अब उसने सूर्य को परेशान करना है, तो परेशान कैसे करेगा? आपसे बुलवा के आपको एनर्जी दे देगा। ऊपर से अगर फर्स्ट हाउस में है तो मंगल का हाउस है, दुश्मन का हाउस है, तो आप किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं रहोगे। पहली बात तो जब सुन भी लोगे तो यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, अपनी बात को तरजीह दोगे। यहीं से आपका, अब आपके मुंह पे ना बोले बात अलग है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे यार, तो बोलता ही बोलता है, चुप ही नहीं होता। आप समझ गए मेरी बात को? उसको दुश्मनी निकालनी है, किसी भी तरीके से निकाले, वो निकालेगा। वो कुछ कर तो सकता नहीं सूर्य का, क्योंकि सूर्य राजा है, तो वो क्या करेगा? फालतू का उससे फालतू की, अब मैं क्या बोलूं, आप समझ सकते हो, बात करवाएगा, बहस करवाएगा, बहस के चलते आपकी बदनामी होनी है। इस तरह से आप देख सकते हो। और किसी का कोई सवाल है, पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो आप। किसी का कोई सवाल, कोई जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहते हैं? सर एक सवाल है मेरा। हाँ जी। सर ये एक्चुअली एक भाव, एक ग्रह और एक राशि, इन तीनों को आपस में मिलाकर कैसे फलित किया जाता है? मतलब मान लीजिए गुरु अग्नि राशि में बैठा है, गुरु जलीय राशि में बैठा है, तो मैं एक्चुअली गुरु के नेचर के बारे में कैसे बोलूंगा? क्या क्या बोलना चाहिए इसमें? गुरु जो है भाई, गुरु कभी फालतू बोलता ही नहीं है। अगर गुरु, जिसका गुरु से संबंधित वो व्यक्ति है, अगर वो फालतू बोलता है, इसका मतलब उसका गुरु खराब है। तो आप देखो, हाँ जी, मंदिर के पंडित जी को गुरु बोला गया, मतलब बृहस्पति बोला गया है। हाँ जी, आप उनके पास जाते हो, जब तक आप जाके उनको कुछ पूछो नहीं, वो कुछ बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ आपको राम राम करके चुपचाप बैठ जाएंगे। जी। जब तक आप उनको पूछोगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं। उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा। तो किसी की कुंडली में अगर मैं ये देखूं कि गुरु अग्नि राशि में बैठा है या जलीय राशि में बैठा है, तो उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में आप कोई भी मतलब भाव ले लीजिए, तो इसके बारे में कैसे सोचना चाहिए भी, मैं कैसे, गुरु का देखो, तो खाली आप कोई भी गुरु, ग्रह ले लीजिए, मुझे बस इसका ये समझना है कि क्या देखना पड़ता है इन तीनों का मिलाकर, ग्रह और राशि और घर। अब गुरु मान लो आपका कैंसर राशि में उसका अभी चल रहा है आजकल, ठीक है? जी सर। तो कैंसर राशि में गुरु चल रहा है, तो अभी क्या होगा, आपको बहुत सारी वो देखने को मिलेंगी, भागवत कथाएं, राम कथा, ये कथा, वो कथा। गुरु का मतलब है ज्ञान देना, ठीक है? 4 नंबर की राशि जो होती है, चौथा हाउस, फोर्थ हाउस, वो होता है आम पब्लिक, जिसमें आप रहते हो। जैसे आप बाजार जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो पब्लिक मिलती है आपको, वो आम पब्लिक है। अब गुरु को ज्ञान देना है, तो वो उसको आम पब्लिक में जाना पड़ेगा ज्ञान देने के लिए, ठीक है सर। ठीक है? यही गुरु अगर पंचम लियो राशि में होगा, तो उसके पास ज्ञान तो बहुत होगा, ठीक है? हाँ जी। अगर ये गुरु खराब हो गया, किसी किसी बुरे ग्रह का एस्पेक्ट इसके ऊपर आ गया, तो ये अपने ज्ञान को उस वे में प्रदर्शित, मतलब
दिखाएगा कि सामने वाले को समझ भी ना आए और उसका मान भी रह जाए। हाँ सर, उसी में रहते हैं सर। जैसे आपने चौथे भाव में गुरु का बताया जलीय राशि में, वो पब्लिक में ज्ञान देगा। हाँ अब इसमें सिर्फ एक ही चेंज कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जलीय राशि 4 नंबर राशि और गुरु 12वें भाव में बैठे हैं, इससे भाव बदल गया। अब मैं क्या हाँ, बोल सकता हूँ इसमें? तो 12वां भाव 4 नंबर उच्च का है, तो मतलब आपको भरोसा करना पड़ेगा। 12वां भाव भरोसे का है, जी। आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर यही 12वें भाव में उच्च का गुरु बैठा और इसको कोई दूसरा ग्रह देख ले, तो इसका मतलब आपका भरोसा ही नहीं है। आपका भरोसा डामाडोल हो जाएगा। जब आप तपस्या करने या कोई काम करने जाओगे, आपको भरोसा नहीं रहेगा, यार मेरा पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। अब इसके ऊपर कोई मैलेफिक प्रभाव नहीं आ रहा किसी का भी। उच्च का गुरु 12वें घर में बैठा है, तो इसका मतलब है कि आपको पूरा भरोसा है, भैया मैं जो कर दूंगा मेरा काम हो जाना है। इसमें कोई किंतु परंतु आपके दिमाग में आनी नहीं है। अच्छा, ठीक है। 12वां घर भरोसे का ना, भरोसा। 12वां घर आपका वो भी है जो आपके पितृ चले गए, ठीक है, हाँ जी। उनका जो ब्लेसिंग आपका होता है वो 12वां घर होता है। तो मतलब आपके ऊपर आपके पितरों की ब्लेसिंग ही बहुत सारी है, तो आपको तो कष्ट वैसे नहीं आने। अब मैं ये तो नहीं कहता कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में रहोगे, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता सबकी। ऐसा तो कोई है ही नहीं। मतलब आप भगवान राम को देख लो, भगवान कृष्ण को देख लो, भगवान के राम में लगन का उच्च का बैठा है, फिर भी उनकी लाइफ देख लो कैसी थी आप। जी। तो 12वें घर में उच्च का गुरु आपकी बेडरूम लाइफ खराब कर देगा। हाँ, तो जैसे कि 12वें भाव से ये खर्चे, विदेश यात्रा और हाँ, इन्वेस्टमेंट देखी जाए, विदेश यात्रा के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए सेटलमेंट करा देगा आपकी। मतलब वो भाव के जो तत्व हैं वो पकड़ने हैं साथ में गुरु के, क्योंकि जैसे आपने चौथे। हाँ, ये लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि इसके अंदर आप देखो जलीय तत्व में जाके जलीय तत्व भी बैठ गया। 12वां भाव जलीय है, हाँ जी। और जो 4 नंबर राशि वो भी जलीय है, बिल्कुल। तो ये ज्यादा खराब नहीं करेगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, और कुछ किसी को पूछना है भाई कि आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं, चलो। पहला भाव, राशि कोई भी हो, पहला भाव जो होगा वो आपका सेल्फ दिखाता है कि आप आपकी जिंदगी कैसी रहेगी। बाकी के 11 भाव जो भी हैं, वो जो भी रिजल्ट देंगे वो पहले भाव को देंगे। तो सब कुछ आपके पहले भाव पे डिपेंड करेगा कि आपका पहला भाव ही कैसा है, आपका अपीयरेंस कैसा होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो पहला भाव दिखाता है। पहला भाव लाइफ में देखो, इसको कैरियर भी बोला गया है कि जो देखो मैंने आपको बोला कि पहला भाव के साथ सारे भाव जुड़े हुए हैं। अगर पहला भाव भी खराब हो गया तो इसका मतलब आपको जो बाकी के 11 भावों का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलने वाला, अगर पहला भाव ही खराब हो गया। तो पहले भाव को अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको राजयोग अगर आपके चार्ट में है, उनका अगर आपको आनंद लेना है, तो पहले भाव की मजबूती ज्यादा जरूरी है। पहला भाव ही अगर वीक होगा तो बाकी के 11 भाव आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहले भाव राशि डिपेंड करेगी। अगर वो जो तत्व है पहले भाव का, मेष राशि अग्नि तत्व है। अब जो भी राशि आपके पहले भाव में पड़ेगी वो डिसाइड करेगी कि आपका जीवन कैसा होगा। अब यहां पर जो तो उसकी मित्र राशि होगी अग्नि तत्व की। हाँ जी, बोलिए ऋतु जी, बोलिए। सर मैं, आपने जो बोला कि पहला भाव खराब हो गया, तो खराब की डेफिनेशन क्या है? कैसे आप बोलेंगे भाव खराब है? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है सर। तो अग्नि तत्व की राशि है। अब यहां पर अग्नि तत्व का दुश्मन कौन है? जल, पृथ्वी। ये तत्व दोनों अगर आपके लगन में राइजिंग हो गए तो आप समझ लो आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। अब देखना पड़ेगा कि इसमें से हैवी कौन है। अब इन्होंने पूछा था कि कैसे पता लगेगा कि हमारा जो
लगन है वो वीक है या सही है। अब वीक का मतलब होता है कि भैया आपके लगन के ऊपर मैलेफिक ग्रहों की दृष्टि आ गई या मैलेफिक ग्रह उसके अंदर आके बैठ गए, शनि आके बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, ये तीनों मंगल के दुश्मन है, तो समझ लो आपकी लाइफ का बैंड बजने वाला है। बैंड मतलब डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूं, मतलब लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहेगा, सीधी सी बात है। 30 डिग्री का भाव होता है, पहला एक भाव, फर्स्ट भाव 30 डिग्री का होता है। तो अगर आपका लगन 10 से डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच बीच में कहीं पड़ता है तो आपके लगन के अंदर पावर है, ठीक है। अगर 0 से 10 डिग्री के अंदर है तो भी ये वीक है, 20 से 30 डिग्री के अंदर है तो भी ये वीक है। लेकिन ये उतना वीक होता चला जाएगा जितना डिग्री आगे बढ़ती जाएगी। मतलब आपका लगन 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री का है तो ये वीक है। आपका लगन 26, 27, 28, 29 डिग्री का वीक है, तो उसको देखना पड़ेगा। फिर लगन वीक हो गया, अगर लगन लोड अच्छा जाके बैठा है तो आप कमजोर रहोगे। लगन लोड अच्छा बैठा तो मिलेगा सब कुछ आपको, लेकिन आपको उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। भाई लग्जरी है, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, एसी में नहीं रहना ज्यादा देर, आर्थराइटिस हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकना हो जाएगा। लगन की पावर मजबूत चाहिए सबसे ज्यादा। लगन जो है आपके सेकंड भाव का खर्चा है, ठीक है। तो जितना भी खर्चा आप करते हो, आपके पास जो भी पैसा है, खाना है, फूड है, वो खर्चा किस पे करते हो? अपने ऊपर। तो दूसरा भाव आपकी फैमिली है, पैसा है, अकोमुलेटेड वेल्थ है। वो वेल्थ टिकेगी नहीं टिकेगी ये 9th हाउस बताएगा, क्योंकि 9th हाउस का भाग्य, भाग्य में है, पैसा तुम्हारा है, लेकिन भाग्य खराब है भैया, पैसा आएगा तो सही, टिकेगा नहीं। 9th हाउस बताएगा। भाग्य अच्छा होगा तो भी सब कुछ मिलेगा। थर्ड, दूसरा घर आपको मैंने बोला पैसा है, कम्युनिकेशन, वेल्थ है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो दूसरा घर अगर खराब हो गया तो आपका फाइनेंस अप डाउन रहेगा, फैमिली में पैसे को लेकर तकरार रहेगी, या ढंग से खाना नहीं खा पाओगे। तीसरा घर आपका पराक्रम, मैंने बताया था आपको, आपका थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस से एक बात बताना चाहता हूं आपको। आप जब भी सुबह उठते हैं सबसे पहले आपने एक, अगर आप इसका एक नियम बना लोगे, कहते हैं ना एक नियम इंसान को बड़ी से बड़ी विपदा से बचा लेता है, एक नियम। तो नियम आप ये बनाइए कि जैसे आपने देखा होगा, बहुत बार बताया भी गया है, हमारे जो पूर्वज थे जो बताते थे कि सुबह उठ के आप अपने हाथों को ऐसे करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी हस्त लक्ष्मी, ऐसे कुछ मंत्र है तो वो पढ़िए। तो वो अब कोई नहीं पढ़ पाता, तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हो, जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप उसका मालिक का शुक्र करो कि भैया मैं उठ गया, मेरा शरीर चल रहा है, ठीक ठाक है, कोई इश्यू नहीं है। एक नियम, अगर आप शुक्राना, सरदारों में सिख धर्म में शुक्राना बोला गया कि हर बात पे शुक्राना करिए, तो भगवान आपकी बाजू छोड़ता नहीं कभी। भैया ये हाल में शुक्र कर रहा है तो इसका मतलब ठीक है। तो इसको आप एक अपना नियम बना सकते हैं, नियम बना लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फोर्थ हाउस आपका पीस ऑफ माइंड है, घर है, मदर है, ठीक है। पंचम हाउस आपका नॉलेज है, स्टमक है, बच्चे हैं, पावर है, अथॉरिटी ऑफ पावर। फोर्थ हाउस थ्रोन भी है। सिक्स्थ हाउस आपके षड रिपु, आपको सबको पता है कि रोग, रिपु, ऋण और शत्रु, कंपटीशन और खेती बाड़ी, आपके नौकर चाकर। तीसरा घर भी नौकर चाकर दिखाता है, छठा घर भी नौकर चाकर दिखाता है। अगर आपकी काम वाली बाई या कोई और आपको परेशान करता नौकर, तो उसका मतलब आपका तीसरा या छठा भाव खराब है, या उसका लोड खराब है, या वो खुद खराब है। सप्तम हाउस आपकी मैंने बता दिया था, शादी है, सेक्सुअल लाइफ है, पार्टनरशिप है, डेली मरा की इनकम सप्तम हाउस है। सप्तम हाउस को बैलेंस है कि आप कितना बैलेंस कर पाते हो अपने घर के अंदर और प्रोफेशन के अंदर, ये सप्तम हाउस है। आपके फादर इन लॉ को देखना हो तो वो भी सप्तम हाउस है।
फॉरेन ट्रेवल देखना हो वो भी सप्तम हाउस है। 8वां घर आपका इनहेरिटेंस हो गया, ससुराल पक्ष हो गया। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। 9वां घर आपके धर्म का हो गया, गुरु का हो गया, हाईएस्ट पोस्ट का हो गया। जिन्होंने ये जो बच्चे करते हैं क्या वो नीट का एग्जाम की यूपीएससी ये वो, ये 9th हाउस है। बॉस कैसा होगा आपका 9th हाउस। 10th हाउस आपका मैंने बताया था कि डेली मरा के कर्म है। 11वां घर आपकी डिजायर होगी, आपका पैसा हो गया, आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, आपके दोस्त, आपको जो क्लाइंट आपके जो है बिजनेस में क्लाइंट वो 11वें घर से देखे जाएंगे, आपको धोखा देंगे कि आपको फायदा देंगे। 12वां घर जो है वो है हमारे विश्वास का, बेडरूम लाइफ का, और फॉरेन ट्रैवल का, फॉरेन सेटलमेंट का, हॉस्पिटल का, वीराने का, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube के ऊपर अगर आप जाके सर्च करेंगे तो एक मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, उसके अंदर हर घर की कम से कम 20 से ज्यादा सिग्निफिकेशन मैंने दे के रखी हुई है। आप चाहते हैं तो मेरा जो YouTube चैनल है डिवाइन जोशी, शायद आप वहीं से आए हो, तो वहां पर जाकर के आप उन सिग्निफिकेशन को पढ़ सकते हो। 20 से 30 सिग्निफिकेशन वहां पर है मेरी। ठीक है, हाँ जी बोलिए जी। सर प्लीज आप अपने YouTube चैनल का लिंक ग्रुप में डाल देंगे? ग्रुप में अभी कैसे डालूंगा जी? हाँ ग्रुप में डाल दूंगा, सर चलो चाहे डाल बाद में डाल देना, हम ग्रुप में तो है ही हैं। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। तो अभी बात मैं आपको एक बहुत पता की बात बताना जा रहा हूँ। वो बात शायद आपको किसी ने बताई है या नहीं बताई, और ये इस लेक्चर का लास्ट होगा। आपको पता होना चाहिए हमारे 7 ऋषि हैं, सप्त ऋषि बोला गया है, ठीक है। 7 ही तरह के रंग होते हैं, विब गोर जिसको बोला गया है, विब गोर बोलते हैं। 7 कलर, उसमें 7 डिजिट है, 7 ही रंग है। वो वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, और ग्योर मतलब ऑरेंज है, रेड है, और एक येलो हाँ पता नहीं क्या है उसका, पको बोलते हैं। येलो 7 ही कलर हैं उसके रोशनी के, 7 ही सप्तऋषि हैं, 7 ही ग्रह हैं, 7 ही वार हैं। और 7 क्या हो सकता है, कोई बता सकते हो आप में से कोई? और 7 क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, आप सोच लीजिएगा। 4 जो बता दी, सप्तऋषि, कलर, वार और ग्रह। 7 ग्रह इसलिए, 2 ग्रह छोड़िए इसमें, राहु केतु बस फिजिकल बॉडी नहीं है, वो एक अपना छाया ग्रह। तो सर 7 फेरे भी इंक्लूड कर हाँ सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 7 फेरे, ओके। बिल्कुल। बहुत बढ़िया ताना कुमार जी। तो अभी आप इसको देखो, मैं आपको जो आपकी जिंदगी है जो शुरू होती है, जो खत्म होती है, वो पहले से लेके सप्तम हाउस तक की जिंदगी आपकी होती है। आप अष्टम हाउस को मृत्यु का हाउस बोला गया है, और मृत्यु किसी को पसंद है? बताइए, नहीं पसंद, ठीक है। सबको मतलब जिंदा रहना, जिंदा रहूं मैं जितना लंबा रह सकता हूं। तो आपकी उम्र जो है वो सप्तम हाउस तक की होती है, आपकी लाइफ, क्योंकि अष्टम हाउस में आप जाना नहीं चाहते, इसको मैं बताऊंगा आपको मैं। तो पहला घर आपका जन्म, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसको अगर ध्यान से सुन लोगे तो आपको पता लग, आपको काफी कुछ आइडिया हो जाएगा। पहला हाउस आपका घर, दूसरा हाउस आपकी फैमिली, आपका पैसा, तीसरा हाउस जब आप हाथ पैर मारने शुरू करते हो, चौथा हाउस आपकी एजुकेशन, जो मिडल तक ला लो, आप मैट्रिक तक ला लो। पंचम हाउस आपका अफेयर, आपकी नॉलेज, हायर नॉलेज। सिक्स्थ हाउस कंपटीशन, जब आप पढ़ लिख के बड़े हो जाते हो तो आप कंपटीशन करते हो, किसके लिए? ताकि आप 7th हाउस में पैसे कमा सको, ठीक है। अब 7th हाउस से 8वें घर में नहीं जाना चाहते आप, क्योंकि 8वां घर मृत्यु का है, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। 8वें घर में कौन जाना चाहता है मैं वो भी बताऊंगा। तो 7वें घर में जब पैसा वैसा कमाने लग गए तो आपकी फैमिली करती है इसकी शादी, कब शादी होगी? 7वां हाउस एक्टिवेट हो गया आपका। अब 7वां घर जब एक्टिवेट हो गया तो आपके ऊपर लोड बढ़ गया, तो आप वापस छठे घर में आ गए, कंपटीशन में और चले गए, और पैसा कमाओ और कंपटीशन करो, ठीक है।
या सेहत को लेकर ले लो, अभी पहले आपकी थी, अभी बीवी की भी करनी पड़ेगी ध्यान आप। उसके बाद पंचम हाउस, बच्चे आ गए आपके, मियाँ बीवी शादी करेंगे तो बच्चे तो होंगे ही होंगे। फोर्थ हाउस, फिर बच्चों के लिए भाई काम भी करना है, घर बार चाहिए, सब कुछ चाहिए, अपने लिए चाहिए ना हो, लेकिन बच्चों के लिए सब हर कोई सोचता है। फोर्थ हाउस बच्चों बच्चों का घर, आपका घर, बच्चों का घर भी फोर्थ हाउस ही है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस आप बच्चों के लिए एफर्ट कर रहे हो कि भैया कल को मेरे बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे तो इनको काम काम काज कराना है, जिसका बिजनेस है वो बिजनेस कराएगा, तो सब चलेगा उसमें। उसके बाद आप आगे दूसरा हाउस जो होता है पंचम से 10th होता है। थर्ड हाउस जो पंचम से 11वां है, बच्चे के लिए कर रहे हो, बच्चा होने के बाद आप बच्चे के लिए जीते हो, आपने लिए बहुत, खास करके मेल या फीमेल दोनों ही बच्चे के लिए जीते हैं। जब तक बच्चा नहीं होता तब तक तो अपने लिए जीते हैं, लेकिन बच्चे के बाद बच्चे के लिए जीते हैं। तो जो फोर्थ हाउस है वो पंचमे से 12 है। 12वां किसके लिए? पंचम हाउस से बच्चे के लिए घर चाहिए, उसके लिए सुख सुविधाएं चाहिए। छोटा बच्चा होता तो आपको आया भी रखनी होती है, उसको गर्मी ना लगे एसी भी लगवाना पड़ता है, अच्छे अच्छे वो उसको कोई जर्म्स या इन्फेक्शन ना हो उसके लिए आप कपड़े अलग अलग तरह के लेके आते हो, 100 तरह की चीजें होती हैं। तो थर्ड हाउस उसका 11th हाउस है, तो उसके गेन के लिए आप सोचते हो, उसके लिए पैसे कमाते हो, भी कल को इसको काम करवा के देना है, पैसा जोड़ते हो, करते हो, एफर्ट ज्यादा डालते हो, थर्ड हाउस एफर्ट का। सेकंड हाउस उसके पंचम से 10th पड़ता है, तो मतलब आपके बच्चे का जो भी कारोबार होगा, उसका कामकाज कैसा होगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अपना सेकंड हाउस देख लो, वो आपके बच्चे का कर्म है, प्रोफेशन भी है, गेन आपको देखना है, अपने थर्ड हाउस से अपने बच्चे का कर्म देख लो। तो सेकंड हाउस में वो पैसा जोड़ता है अपने बच्चों के लिए, भविष्य करने के लिए, और जब तक बीवी छोड़ के, तो फिर दोनों में से कोई ना कोई चला जाता है, तो लगन वापस आप फिर अकेले रह जाते हो लाइफ के अंदर, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी, आप अकेले रह गए, फिर वहां से सीधी छलांग लगती है आपकी 8वें घर में, डेथ। अब 8वें घर में कौन जाना चाहता है? 8वें घर में जाने का मतलब है, 8वें घर का मतलब मृत्यु नहीं है। अब आप देखो पुराने जमाने में वर्ण थे, 4 वर्ण बोलते हैं, आश्रम, वो आश्रम थे अपना बचपन, क्या बचपन ही बोलते हैं शायद उसको, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, फिर युवावस्था, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। मतलब जब वो ब्रह्मचर्य का पालन किया, युवा हो गया, बच्चे बुच्चे सब कुछ हो गया, फिर वो बूढ़ा हो गया 51, अब देखो 51, 52, 53, बाद में वन लगता है, वन, वन का मतलब भैया वानप्रस्थ हो जाओ। जब वानप्रस्थ होता आदमी तो वो अपने पीछे सब कुछ छोड़ देता है, सातों के सातों घर छोड़ देता है, फिर वो 8वें घर में जाता है कि भैया मेरे को 9th हाउस में जाना है, धर्म को सीखना है, मेरा धर्म क्या है, मैं पैदा क्यों हूं। फिर वो किसी वानप्रस्थ होकर क्या करोगे आप? किसी ना किसी गुरु के आश्रम में जाके रहोगे, वहां से शिक्षा लोगे, दीक्षा लोगे, कर्म सीखोगे, कैसे कर्म करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको आगे जाना है। 9th हाउस से फिर आप 10th हाउस में जाते हो, कर्म करते हो। 10वां घर तपस्या का है, आप तपस्या करते हो। तपस्या से फिर 11वें घर में आपको वो किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि भैया तेरी कोई इच्छा बाकी तो नहीं। अब राजा भर्तहरि थे जो वो निकले सन्यास में, मैं सन्यासी बन गया, मैंने सब कुछ भोग दिया, आपको कुछ नहीं चाहिए। तो जा रहे थे तो रास्ते में कहीं जगह एक हलवा बन रहा था, हलवे में उनकी नजर जो है वो अटक गई। अब 11वें घर का लॉर्ड कौन है? राहु। राहु टेस्ट करता है कि भैया तेरे के अंदर कोई डिजायर बाकी है या नहीं है, तभी आपको 12वें घर में जाने दिया जाता है, मोक्ष। तो 12वें घर में जाने से पहले आपको शनि और राहु दोनों को क्रॉस करना पड़ता है, दोनों को टेस्ट देना पड़ता है। तो इसका मतलब है जहां पर भी आपके चार्ट में शनि देव बैठे हैं, जहां पर भी राहु देव बैठे हैं, वहां पर आपकी जिंदगी में लगातार टेस्ट आते रहेंगे। अब उन टेस्ट को आप पार कर पाते हो कि नहीं कर पाते, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा, आपके स्टेमिना पे करेगा, आपके थॉट प्रोसेस पे करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर तक किसी को कोई पूछना है, किसी ने कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगला सेशन फिर रख लेंगे, एक फ्री सेशन और कर लेंगे, उसमें फिर कुछ और बात कर लेंगे। सर मैं बताऊंगा कि कौन सा आपको करना, तो आज ही था, मेरे दिमाग से निकल गया, फ्लो में भूल गया मैं। तो उसमें हम बात करेंगे कि जोन कौन कौन से होते हैं,
किस जोन के अंदर कैसा होता है। जो राशियां हैं, एक कौन सी, ये आप सोच तो सारी राशियां बराबर हैं, बराबर नहीं है। ये राशियां छोटी बड़ी हैं, वो बताऊंगा आपको अगले कोर्स में, अगले सेशन में, अगले संडे वार को रखते हैं। तो अभी आपको किसी ने कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद उसको वाइंड अप करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, हम आपके पास आ तो गए हैं पर ये मतलब हम इस लायक हैं भी कि नहीं, बेसिकली एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस भी होते हैं चार्ट में, तो उसके बारे में अगर आप बता पाएं तो थोड़ा आसान होगा। आप कितना पढ़े हो प्रकृति जी? मैं एमटेक हूँ। एमटेक हो। कौन से साल का बर्थ है आपका? 1980। 1980 में जब आप पैदा हुए थे तब आपके घर वालों ने किसी को चार्ट आपका दिखाया को, तो किसी ने बोला था ये आगे जाके एमटेक करेगा? नहीं सर। फिर आपने एमटेक कैसे कर ली? जब तक आपके माइंड में ये रहेगा कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आप कॉम्बिनेशन ढूंढते रहोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। आपको, आपने एमटेक किया, आपके माइंड में नोशन था कि मेरे को एमटेक करना है, चाहे मेरे को उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब आपका वो नोशन बन गया, आपकी वो विल पावर बन गई, तो वो यूनिवर्स आपको सहायता करता है। मैं ज्योतिष कर रहा हूं कम से कम 1995 से। जी। सीखता था मैंने कभी इसको एज ए प्रोफेशन अपनाया ही नहीं। सीखने का बड़ा जुनून था, सीखना है, और मैं प्रेडिक्शन भी करता था उस एट दैट टाइम, आज तेरे साथ ये होगा, आज तेरे साथ वो होगा, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि इसको मैं करूंगा। दूसरा काम था, करता रहा। फिर आते 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 टाइम निकलता गया। 2017 या 18 में शायद मेरे बच्चे बाहर चले गए, मैं अकेला हो गया, काम कर तो था नहीं, तो जो काम था उसमें धोखा हो गया। फिर मैं कहा क्या करें भैया, बहुत से ज्योतिषी के पास गया, इधर जा उधर जा, इधर जा उधर जा, कुछ पता था फिर भी जा रहा था, जिसने जो बोला वो करते। फिर मैं कहा नहीं यार, छोड़ इसको करने, खुद ही पढ़ते, खुद पढ़ना स्टार्ट शुरू कर लिया। लेक्चर लिए मैंने, काफी कोर्स किए, धीरे धीरे अपना कोविड जो थोड़ा बहुत काम बचा था वो कोविड में चला गया। तो मेरा, जब मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया था, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 2017 प्रोफेशनली 17 या 18 में जी। तो मेरे मन में ना एक नोशन था कि मेरे को भी यार, बाकी ये जिन लोगों ने मेरे को लूटा है ना, मेरे को भी ऐसे ही लूटना है, मैं भी सीख करके ऐसे मैं भी लोगों को लूटूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके अंदर चला जाता गया, घुसता गया, पढ़ता गया, तो माइंड के अंदर था ना, वो निकल गया कि मेरे को भी लूटना है। नहीं, लूटना नहीं भाई। जब ऊपर वाला तुमको दे रहा है, किसी भी तरीके से दे रहा है, तो फिर लूटने का मतलब क्या है? मतलब एक आपकी आत्मा भी तो अंदर से आवाज देती है कि नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज मेरे पास इतनी नॉलेज है कि वो जो मैंने सोच के अपने अंदर इकट्ठी करी हुई है कि कैसे, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों लिखा है उन्होंने। अब लोग बोलते हैं बाद किश की थ्योरी, भाई चर लगन वालों के लिए 11वां घर बाद केश है, फलाने के लिए 9वां घर बाद केश है, इसके लिए 7वां घर बाद केश है, तो वो बाद केश है ही नहीं। मैं प्रूव कर सकता हूँ आपको। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा ना, गट्स चाहिए ना आपको सोचने के लिए। जी सर। तो कैसे कर सकते हो आप उसको? बाद केश है ही नहीं वो, आप करते रहो। अगर आपके मन में नोशन बैठ गया जी मेरा तो कर्क लगन है और 11वां घर मेरा बाद केश हो, मेरे को तो पैसे नहीं होना, मेरा तो 11वें घर में टॉरस राशि पड़ेगी, तो आपकी फैमिली आपके लिए बाधक बन गई, आपकी इनकम आपके लिए बाधक बन गई, आपकी वाणी आपके लिए बाधक बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है यार? इसका हिंट मैंने इसी ग्रुप में, इसी लेक्चर में दिया है, इसी लेक्चर में दिया है इसका हिंट। अब ढूंढ सको तो ढूंढ लेना, ये डिपेंड करता है कि कितना आप ढूंढ पाते हो उसको। मैंने तो ढूंढा है, मेरे पास तो ऐसे चीजें हैं, मतलब ना वो कहीं लिखी है, ऑब्जर्वेशन में ढूंढी मैंने सारी। अब लोग बोलते हैं राहु क्या जी, राहु डिजायर का कारक है, फलाना है, ढिंकना है, ठीक है। आप देख लो अपनी कुंडली में, जहां पर भी राहु बैठा होगा वहां पर आपको चांस से बैठने नहीं देगा। ऐसा ही सर, मेरी वहां पर आपको रैंडमली ब्रेक देता रहेगा। ब्रेक की तुक बोला गया है,
ऐसा ही है सर, मेरी वाइफ की कुंडली में 10वें भाव में राहु है और जॉब में काफी ब्रेक आए हैं। हाँ, अब कहाँ पर केतु कहाँ गया बताइए मेरे को। क्या? ब्रेक तो केतु देता है। चौथे भाव में है केतु वैसे तो, हाँ, फिर पर ऐसा क्यों है ये अभी तो नहीं पता। यही तो चक्कर है भाई साहब, ये चक्कर है। मैं मतलब मैंने आपको बोला कि मैं तो पिछले कम से कम 3-4 साल से इस कमरे में बंद हूँ। मेरा दरवाजा अभी तो चलो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से, बंद है। मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई मेरे को काम होता है तो फोन कर देता है कि ये काम करना, जाके ले आओ, दे आओ, बस भाई मेरा काम इसमें रहना, पढ़ना, करना, बस यही है। सो जाना, पीछे बेड लगा है, दिल करता जाके सो जाता हूँ, बस छुट्टी, और कुछ नहीं। ये जो मैंने भी आपको बताया पहले से लेके 7वें घर तक, किसी को बताया, किसने बताया, आप देख लो। आपकी जिंदगी 7वें घर तक की है, बस उसके बाद आप 8वें में जाने नहीं चाहते, डर लगता है। ये है। ठीक है सर, शुक्रिया। चलिए, और किसी का कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ किसी ने पूछना करना हो पूछ सकता है। इसको वाइंड अप करते हैं। इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जितना मेरे पास रिकॉर्ड हुआ है। मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया था। जितना हुआ भाई उतना देख लेना, आप रिकॉर्ड कर दूंगा इसको यूट्यूब पे मैं। किसी का कोई सवाल नहीं? पता नहीं सब जाग भी रहे हैं या सो रहे हैं, मेरे को तो ये भी नहीं पता। सवाल तो सर बहुत सारे हैं पर वो फिर टाइम लंबा लग जाता है सर। हाँ, टाइम बहुत लिमिटेड इसलिए टाइम होता है फिर। नहीं करेंगे इसको। अगर मैं कोई कोर्स, अगर मेरे कोर्स में होते हैं तो फिर मैं तो सारे सवालों का जवाब दूंगा जितना मुझे आता है। तो आपने एक बार कोर्स का वो भी बताया था शायद, पिछली बार भी मैंने आपको फोन किया था जब हेलो आपका प्लान बना था पूरा स्ट्रक्चर कोर्स का कि कैसे कैसे हेलो कवर होगा। तो करेंगे इसको, दोबारा करेंगे, देखते हैं। अभी दोबारा से शुरू तो किया, देखते हैं। हेलो हाँ जी बोलिए जी। हाँ नमस्कार सर, मैं ज्योति। हाँ जी नमस्ते ज्योति जी। सर आपने राहु का बताया ना, राहु किसी का 8 में है और उसको हाँ संपत्ति जो मिलने में प्रॉब्लम होती है, इनहेरिटेंस वी मीन टू से, हाँ तो जी। क्या ऐसा करना चाहिए, या जो हमारे हक हलाल का है वो तो मिलना चाहिए ना सर, कि हम चुपचाप बैठ जाएं? नहीं, मिलना तो चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलना चाहिए, पर जी, राहु का हैबिट है ना, राहु का मतलब, राहु का काम ही यही है। उसने उसमें वहां पर आपको उसके आराम से बैठने देना ही नहीं है। तो फिर सर हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए? चुपचाप बैठ जाना चाहिए? हो रहा है बिल्कुल तो चुपचाप होने बैठ, दें। बिल्कुल। उसको जब देना होगा वो अपने आप दे देगा। जी, तो सर इसका कोई टाइम बाउंड होता है? जैसे सब लोग बोलते हैं अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, या कोई एक पर्टिकुलर टाइम कोई नहीं बता सकता वो प्रिडिक्शन में, ऐसा क्यों? वो दशा से गोचर के अंदर होगा। जी, दशा और तो गोचर जब मैच करेंगे जी तब होगा। D4 देखना पड़ेगा, D4 में जाके पता लगेगा। जी, तो सर फिर जो D4 में बैठे होते हैं ग्रह अल्टीमेट जो भी है, क्या रिजल्ट? अब जैसे मैं हूँ, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रह रही हूँ, वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, ही इज नॉट देयर कमिंग टू मी कि हमें क्या करना चाहिए, मिल के बेच लेते हैं या मिल के बनवा लेते हैं, हाँ। तो तब तक मैं चुप बैठी रहूं, दशा आए और आके भी चली जाएगी तो? वो देखो, जब जब पता क्या होता है, देखो जब आपको उसने कोई चीज देनी है, जी उसने उस समय हालात ऐसे बना देने हैं कि जो आपको मिल जाए, वो मिल जाए किसी भी तरीके से आपको। जी, इसका कोई उपाय वगैरह सर, कुछ कुछ आप सजेशन कुछ? वो मैम 30 डिपेंड साल करेगा, चार्ट देखने के बाद पता लगेगा अभी क्या क्या है जी सिचुएशन। जी ये आपके भाग्य में है, वो है भी है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। जी, तो इसके लिए क्या डेट ऑफ बर्थ वगैरह? राहु 8वें घर में होता है तो मतलब आदमी को प्रॉपर्टी में इशू रहते रहता है, वो उसको डाउट नहीं होता। या तो उसकी प्रॉपर्टी पे कोई और आके कब्जा जमा लेगा, या वो प्रॉपर्टी को लेने नहीं देता। तो सर किस एंगल से बढ़िया है? अगर मैं फॉरेन कंट्री जाना चाहूँ और वहाँ काम करना चाहूँ तो हाँ, इस एंगल से बड़ी, उसमें बढ़िया है। उसमें बढ़िया है। तो मैं अप्लाई करूँ तो अभी तो जैसे इशू हो रहे हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी अलाउ नहीं कर रहे हैं या वीजा नहीं लग पा रहा, तो उसमें भी कोई परेशानी होगी कि नहीं? मैं बीइंग 8th हाउस में जो राहु लेके बैठी हूँ, उसका कोई बेनिफिट मुझे होगा? मैम वो देखना पड़ेगा चार्ट कैसा है, ठीक, सब कुछ कॉम्बिनेशन कैसे है।
खाली एक राहु से, राहु अकेला काम नहीं करेगा ना, देखना पड़ेगा राहु किसके नक्षत्र में है, नवास में कहाँ गया, जी G12 में कहाँ गया, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो जी वो सब देखना पड़ेगा उसमें। जी। तो सर कभी लाइव आके हम लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, आप बहुत कोई अच्छे नहीं, ज्ञान से। करते हैं कोई ना कोई बनाते प्रोग्राम, कोई ना कोई करते हैं। जी, आपने जितनी भी बातें बोली वो सारी एक्यूरेट थी, बिल्कुल एक्यूरेट थी, और आपने मुझे देखा भी नहीं, कोई कुंडली भी नहीं दी मैंने आपको, बट योर टॉक वर वेरी जेन्युइन एंड एक्यूरेट। थैंक यू मैम, थैंक यू। अगली बार आपको एक नया सुपर छोड़ूंगा आपके लिए। चलो जी हाँ जी, बोलिए जी। सर, सर जो नेक्स्ट क्लास है आप जल्दी ले लें, नेक्स्ट संडे बहुत लेट हो जाएगा। नेक्स्ट जल्दी कब ले लें, मेरे को क्या पता कब कुछ नहीं सर, मतलब एक आधा दिन छोड़ के सर, जैसे रात के टाइम में रख सकते हैं हम, नेक्स्ट संडे बहुत लेट हो जाएगा सर, वो कनेक्शन टूट जाता है। चलो फिर मंगलवार को रात को रख लेते हैं। हाँ सर, ग्रुप में डाल दीजिए, अगर हो आप सके सब तो एग्री सारे हैं फीलिंग भी हो। मंगलवार रात को एग्री है सारे? रात को ठीक है सर, दिन में तो कोई प्रॉब्लम से काम नहीं है। हाँ रात को, चलो फिर रात को हम भी देख लेंगे परसों के बाद। 9 o'clock के बाद रख लें ताकि सब फ्री भी हो जाए, और जो हाँ 9 बजे के आसपास वही रख लेंगे, 9 बजे के आसपास। जी, जो हम आपके जो मेंबर हैं सर आपके, वो आपसे अपनी दिक्कत भी कह देंगे, और हाँ गुरु 9 का बजे एक को देख चलो, ब्लेसिंग्स और सजेशंस भी मिल जाएगा। 9 बजे रात को देख लेंगे, मंगलवार रात को देख लेंगे, 9 बजे रात को देख लेंगे। जी मैं उसमें लिंक डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, और जब भी मैं मंगलवार हुआ या बुधवार को हुआ या कल तो मुश्किल होता है, मंगलवार या बुधवार जब भी हुआ मैं लिंक डाल दूंगा उसको। जी सर, वी आर एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर यू। ओके मैम, बाय बाय। बाय, बट थैंक। नेक्स्ट टाइम अगर आप जब आएंगे तो प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिएगा, ताकि उनको पता लगे मैं किसी मेरे से को बात इसमें आती नहीं है समझिए, तो मैंने आपको ढूंढ लिया सर। मैं आप तो हो, बाकी लोगों को जिनको नॉलेज है वो रखे, कम से कम पता लगे कि सामने किससे बात नहीं नहीं, मैं भी पूछ लूंगी किसी से, बिल्कुल मैं भी सीख के आऊंगी, और ऑल ऑफ अस भी हमें सिखा सकते हैं जो हमारे साथ हैं। चलो ठीक है मैम, आज का थैंक यू, सेशन अच्छा लगा आपको सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अमेजिंग, थैंक यू, थैंक्स।